नमस्कार विद्यार्थियों, आयकर की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम सैलरी के टॉपिक में ग्रेच्युटी प्रदान के कुछ रूल्स जो आयकर हुए हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे और उनका कैसे एप्लीकेशन होता है, किस प्रकार से उनका सवालों में प्रयोग किया जाता है, इसको भी एक एग्जाम्पल की सहायता से सीखेंगे। आयकर अधिनियम की धारा 10 में ग्रेच्युटी या उपादान के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं कि किस प्रकार से ग्रेच्युटी पर प्राप्त राशि करमुक्त हो सकती है। इस संदर्भ में प्रावधान है 3 भागों में। पहला पॉइंट है ए, अगर कर्मचारी सरकारी है, अर्थात कि वो राज्य या केंद्रीय सरकार का कर्मचारी है या स्थानीय सत्ता का कर्मचारी है या सुरक्षा सेवा के कर्मचारी है, तो ऐसे कर्मचारी को मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति, डेथ कम रिटायरमेंट पर प्राप्त ग्रेच्युटी पूर्णतया करमुक्त है। इसमें वैधानिक निगम के कर्मचारी शामिल नहीं होते हैं। बी पॉइंट है, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होने पर। यह किन पर लागू होता है? यह सरकारी, अर्ध सरकारी व ऐसे निजी संस्थानों, कारखानों, कंपनी, प्रतिष्ठानों जहां 10 से अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं, वैधानिक निगम के कर्मचारी सहित के लिए निम्न में से जो कम है वह राशि ही करमुक्त होगी। 3 पॉइंट है इसमें, इनमें से सबसे कम होगी वो करमुक्त हो जाएगी। प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि जो हमें प्रश्न में मिल जाती है। सेवा के वर्ष, इसकी गणना हमें करनी है। यहाँ पे ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है प्रत्येक, नीचे स्पष्ट भी किया है इसको हमने कि प्रत्येक का मतलब 6 माह से अधिक की अवधि होने पर उसको 1 वर्ष गिन लिया जाए। दूसरा शब्द आगे आएगा संपूर्ण, उसका मतलब वर्ष पूरा होना चाहिए, उसके ऊपर कितने भी माह हो, चाहे 1 हो चाहे 10 हो, उनको छोड़ दिया जाता है। तो सेवा के वर्ष प्रत्येक के आधार पर आप गणना करें, इसको 15 से गुणा करें, क्योंकि नियम है 1 वर्ष के लिए 15 दिन का दैनिक वेतन। तो यहाँ पे 15 से गुणा करें और औसत दैनिक वेतन से इसको गुणा कर दें। औसत दैनिक वेतन की गणना कैसे की जाती है अभी हम नीचे देखते हैं। और अधिकतम राशि है, यहाँ पर ऐसे करेंगे कि अंतिम जो आहरित मूल वेतन है, अंतिम माह का जो मूल वेतन है वो शामिल करें। उसमें महंगाई भत्ता, चाहे वो सेवा में हो अथवा नहीं हो, महंगाई भत्ता अगर प्रश्न में हो, करदाता को प्राप्त होता है तो उसको शामिल कर ले। महंगाई वेतन और प्रतिशत आधारित कमीशन तो हमेशा ही शामिल किए जाते हैं। उसमें 26 का भाग देते, एक माह में दिनों की संख्या 26 मानी गई है, तो इस प्रकार से औसत दैनिक वेतन आ जाएगा। पॉइंट नंबर 2 में इससे गुणा किया जाएगा। सेवा के वर्ष प्रत्येक लिखा हुआ है, इसका मतलब है सेवा की अवधि, उसके सेवा काल, कुल कितने वर्षों तक उसने सेवा की है उस कंपनी या प्रतिष्ठान में, उसकी गणना कर लें। अगर उसमें वर्षों के साथ में 6 माह से अधिक माह आते हैं तो 1 वर्ष अधिक कर लेंगे, और 6 माह या कम आते हैं तो पूरे वर्ष जो कंप्लीट हो चुके हैं वही यहाँ पर लेंगे। इसी प्रकार जो अधिकतम सीमा है 20 लाख, उसके लिए भी एक नियम है कि पूर्व में अगर नियोक्ता से ग्रेच्युटी प्राप्त कर कर मुक्ति ली गई है कभी भी पहले वाले वर्षों में, तो इस अधिकतम 20 लाख में से पूर्व में जितनी उस कर्मचारी को मिली है वो हम घटा देंगे, संशोधित आ जाएगी पूर्व मुक्ति, कर मुक्ति घटाने के उपरांत। ग्रेच्युटी का तीसरा पॉइंट है सी पॉइंट, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं होने पर विश्वविद्यालय कर्मचारी सहित इन पर भी लागू नहीं होता, या अन्य किसी में कर्मचारी से प्राप्त ग्रेच्युटी हो जाने या नौकरी से निकाले जाने पर प्राप्त ग्रेच्युटी निम्न में से जो कम है उस सीमा तक करमुक्त हो जाएगी। 3 पॉइंट है इसमें भी। पहला है वास्तविक ग्रेच्युटी की प्राप्त राशि। दूसरा पॉइंट है सेवा के वर्ष, परंतु यहाँ पे फर्क है, देखिए पिछले वाले पॉइंट में था, यहाँ पे पिछले वाले जो हमने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है उसमें था सेवा के प्रत्येक वर्ष, यानी कि औसत आधार पर अगर महीने 6 से ज्यादा है तो वर्ष बढ़ जाता था, परंतु यहाँ पे हमें केवल कंप्लीट है, ऊपर चाहे 1 माह हो या 10 माह उनको छोड़ दिया जाएगा।
इसको गुणा करें 1/2 से, दूसरा अंतर है ये, क्योंकि यहाँ पर नियम लगता है कि संपूर्ण एक वर्ष के लिए आधे माह का औसत वेतन। तो यहाँ पर आधा लिया गया है क्योंकि आगे हम ले रहे हैं औसत मासिक वेतन। पिछले वाले पॉइंट में हमने लिया था औसत दैनिक वेतन, तो यहाँ पे 15 से गुणा किया था। यहाँ पर हमें इस एक्ट लागू नहीं होने पर 1/2 करना है और औसत मासिक वेतन लेना है। तीसरा पॉइंट पूर्व के समान ही, अधिकतम 20 लाख रुपए। यहाँ पर ऊपर वाले दूसरे पॉइंट के लिए औसत मासिक वेतन की गणना कैसे करेंगे? अंतिम 10 माह का मूल वेतन ले लेंगे, अगर महंगाई वेतन दे रखा है प्रश्न में महंगाई वेतन भी ले लेंगे, बिक्री पर निश्चित दर से अगर प्रतिशत है तो वो भी ले लेंगे, लेकिन महंगाई भत्ता जहां अधिनियम लागू होने पर महंगाई भत्ता सेवा शर्तों के अनुसार हो या नहीं हो, दोनों लिए जाते थे। यहां पर जब 1972 अधिनियम लागू नहीं होता है तो महंगाई भत्ता केवल उतना ही लेंगे जितना कि सेवा शर्तों के अनुसार है। तो अंतिम 10 माह की ये सारी चीजें हम जोड़ लेंगे और उसमें 10 का भाग लगाएंगे तो औसत मासिक वेतन आ जाएगा, जिसको ऊपर हम पॉइंट नंबर 2 में लेके जाएंगे। यदि इसी प्रकार किसी नियोक्ता से ग्रेच्युटी प्राप्त कर कर मुक्ति ली गई है पूर्व किसी भी वर्ष में, तो इस 20 लाख अधिकतम राशि में से पूर्व की कर मुक्त राशि को घटा देंगे तो अधिकतम सीमा वो हो जाएगी। और ऊपर सेवा के वर्ष, संपूर्ण वर्ष के आधार पर जब हमने के वर्ष की गणना में केवल पूरे संपूर्ण वर्ष को ही लिया जाता है, ऊपर के माहों या दिनों को पूरी तरह छोड़ दिया जाता है। अब हम एक सवाल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन के सहायता से ग्रेच्युटी के नियमों में कैसे कैलकुलेशंस की जाती हैं और कैसे कर मुक्ति ज्ञात की जाती है उसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण आपके सामने है कि मोहन एक निजी कंपनी से, यानी वो सरकारी कर्मचारी नहीं है, 30 नवंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए, यानी कि गत वर्ष के बीच में ही वो सेवानिवृत्त हो गए हैं। वो 1 मार्च 1993 से सेवारत थे इस कंपनी में, उसे 2 लाख रुपए की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई। वो सेवानिवृत्त हुए हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत ग्रेच्युटी उनको मिली है 30 नवंबर के पश्चात। उनका वेतनमान 1 मार्च 2008 से 5,000-100-8000-200-15,000 रुपए था। इसको हमने पूर्व के वीडियो में भी देखा है कि वेतनमान दिए होने पर वेतन की गणना कैसे करती है। अगली स्लाइड पर फिर भी हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। उसे मूल वेतन का 25% महंगाई भत्ता मिलता है। अगर यहीं तक ये पॉइंट है तो ये पूर्णतः कर योग्य है, उसके सकल वेतन में 25% शामिल हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखा हुआ है 50% सेवा शर्तों के अनुसार। कर योग्य तो अभी भी सकल वेतन में तो अभी भी 25% ही उसके मूल वेतन का शामिल किया जाएगा, लेकिन जिन जिन पॉइंट्स में हमें गणना करनी है कर मुक्ति की, उनमें अगर सेवा शर्तों के अनुसार डीए को लिया जाना है, महंगाई भत्ते को लिया जाना है, तो ये जो 25% हमने वेतन का निकाला है उसका फिर वापस 50% निकालेंगे और वही शामिल करेंगे। कर मुक्त ग्रेच्युटी की गणना कीजिए यदि उस पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है और इफ ही डजंट कम अंडर ग्रेच्युटी एक्ट, उसके लागू नहीं होता है। तो देखते हैं अगले वाली स्लाइड पर हम इसकी कंपटीशन करते हैं कि कैसे उसको कर मुक्ति मिलेगी और कितनी राशि ग्रेच्युटी की कर योग्य होती है उस व्यक्ति के लिए। प्रश्न में हमें मोहन के लिए वेतनमान दिया हुआ है कि वो 1 मार्च 2008 को नियुक्त हुआ, कुछ भी नहीं कह रखा, तो वो 5,000 रुपए प्रति माह पर नियुक्त हुआ, प्रथम जो वेतनमान है उस पर नियुक्त हुआ। तो 1 मार्च 2008, यानी हम मार्च 2008 भी बोल सकते हैं इसको, मार्च 2008 से फरवरी 2009 तक ये जो 12 महीने हैं इनका वेतन उसका रहेगा 5,000 रुपया प्रति माह। और इसके बाद में डैश 100 का मतलब यह है कि वार्षिक वृद्धि 100 रुपए प्रति वर्ष हम लगाते रहेंगे, यानी कि अगले वाले वर्ष फरवरी 2009 के बाद की बात में बात करूं तो मार्च 2009 से फरवरी 2010 तक इन 12 माह में उसको वेतन कितना मिलेगा? 5,000 जो पिछला वेतन थे उसमें वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट 100 रुपीज को ऐड हम कर दें तो इट विल कम टू 5,100 रुपीज। तो अगले इन 12 महीने में उसका वेतन हो जाएगा 5,100 रुपया प्रति माह। ऐसे ही हम 100 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि उसके वर्षों के अनुसार लगाते रहेंगे तब तक कि उसका वेतन
8,000 रुपए तक ना पहुंच जाए, क्योंकि वेतनमान में बीच में 8,000 रुपए लिखा हुआ है। 8,000 आने के बाद में उसकी जो वेतन वृद्धि होगी वार्षिक, वो 100 के स्थान पर 200 होने लग जाएगी, और इस प्रकार से 200 रुपए वार्षिक वेतन वृद्धि तब तक लगती रहेगी जब तक कि उसका वेतनमान 15,000 तक ना हो जाए। तो इस आधार पर हम गणना करेंगे, तो हमें आगे जिन माहों की वेतन की आवश्यकता होगी उसके लिए हमने ये 3 लाइन यहाँ पर कैलकुलेट की है। इसी प्रकार से अगर हम गणना करते रहें तो मार्च 2018 से फरवरी 2019 तक उसका वेतन रहेगा 6,000 रुपये प्रति माह। उसके बाद वाले वर्ष में उसका वेतन रहेगा 6,100 रुपये प्रति माह, और मार्च 2020 से फरवरी 2021 तक उसका वेतन रहेगा 6,200 रुपये प्रति माह। चूंकि वो सेवानिवृत्त हो चुका है नवंबर 2019 में, तो उसको ये जो तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं मार्च 20 से फरवरी 21 तक, तो इसके वेतन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर ये अंतिम महीने में रिटायर हुआ होता इस वर्ष के, तो हमें इसकी जरूरत पड़ती। इसलिए सामने कैलकुलेशन तो की है, जरूरत पड़ेगी उसमें से, तो वो राशि हम काम में लेंगे। आगे हम देखते हैं, अगर इसका बेसिक सैलरी हम कंप्यूट करें तो इसकी गत वर्ष के आधार पर कैसे सैलरी बनती है। मोहन ये गैर सरकारी कर्मचारी है, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है निजी कंपनी में वो कार्यरत है, तो गैर सरकारी कर्मचारी हेतु गत वर्ष 2019-20 का वेतन अगर हमें लेना होता तो हम अप्रैल 19 से लेके मार्च 2020 तक का वेतन ले लेते, परंतु वो 30 नवंबर 19 को सेवानिवृत्त हो गया, अतः उसका गत वर्ष का वेतन जो कर योग्य अगर हमें निकालना पड़े तो वो ऐसे लेंगे, अप्रैल 2019 से नवंबर 2019 तक जो उसका वेतन है, बीच वाली लाइन में जो आप देख रहे हैं वो मार्च 19 से फरवरी 2020 तक के वेतन में से। तो 6,100 को 8 से गुणा करें तो ये 48,800 रुपया उसका बेसिक सैलरी होगी। अगर हमें ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करना पड़े तो उसकी बेसिक सैलरी होगी 48,800 रुपये, जो टैक्सेबल है और उसमें आय में शामिल हो जाएगी। प्रश्न में हमें 2 स्थितियों में करमुक्त ग्रेच्युइटी की गणना करने को कहा गया है, जबकि उनके ऊपर भुगतान अधिनियम लागू होता हो, और दूसरा जबकि उनके ऊपर भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता हो। तीसरी स्थिति जो एक और बन सकती थी वो थी कि ये व्यक्ति निजी कंपनी में कार्यरत न होकर अगर ये सरकारी कर्मचारी होता तो क्या होता, तो उनको प्राप्त ग्रेच्युइटी करमुक्त होती। फिलहाल 1972 एक्ट लागू होने पर निम्न में से जो कम होगा वो करमुक्त हो जाएगा। इससे पहले कि मैं पहली वाली तालिका को समझाऊं, पहले आप दूसरी तालिकाओं को देखिए, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटेशन है वो उसका उपयोग हमें पहली तालिका में करना पड़ेगा। तो पहले हमें वर्किंग्स निकाल लेने चाहिए इस प्रकार के। तो 1 मार्च 93 से 30 नवंबर 2019 जबकि वो सेवानिवृत्त हुआ, तब तक की अगर उसकी हम सेवा अवधि की कुल गणना करें तो ये हो जाता है 26 वर्ष 9 माह। क्योंकि भुगतान अधिनियम 72 लागू होने पर हमें सेवा के वर्ष कौन से लेने हैं, प्रत्येक वाले। तो प्रत्येक वाले में क्या होता है कि 6 माह से अधिक अवधि अगर होती है तो उसको हम 1 वर्ष मान लेते हैं। तो यहाँ पे 26 वर्ष 9 माह की अवधि की जगह पर 27 वर्ष इसको हम काम में लेंगे ऊपर पॉइंट नंबर 2 में। इसी प्रकार से औसत मासिक वेतन में हमें जो लेना है अंतिम माह का मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता चाहे सेवा शर्तों में हो अथवा न हो। तो अंतिम माह उसका था नवंबर 2019 का, अभी हमने पिछली स्लाइड पर देखा नवंबर 2019 में जो वेतन था उसका उस माह का 6,100 रुपया। तो ये तो अंतिम माह का मूल वेतन हो गया, और प्रश्नानुसार उसे मूल वेतन का 25% महंगाई भत्ता मिलता है इरेस्पेक्ट ऑफ सर्विस कंडीशन। हमें संपूर्ण महंगाई भत्ता यहां पर लेना है, 6,100 का 25% हम इसमें जोड़ लेंगे तो ये 7,625 रुपये बनता है, और इसमें 26 दिनों का भाग देंगे तो औसत दैनिक वेतन जो उसका बनेगा वो 293.27। तो इस औसत दैनिक वेतन को भी हम पॉइंट नंबर 2 में काम में लेंगे, तो इस प्रकार से गणना हम पॉइंट नंबर 2 की कर पाएंगे। तो वापस मैं देख रहा हूं पहली वाली तालिका में निम्न में 3 पॉइंट में जो सबसे कम है वो करमुक्त है। प्राप्त ग्रेच्युइटी, ये राशि हमें प्रश्न में दे रखी है 2 लाख रुपया। दूसरा पॉइंट है सेवा, इसका अगर नियम की तरह बोलें इसको हम, तो सेवा के प्रत्येक 1 वर्ष के लिए 15 दिन का औसत वेतन ये नियम है। तो इसको हमने कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे करेंगे, सेवा के वर्ष ले लीजिए जो हमने नीचे निकाले हैं अभी 27 वर्ष, 15 दिन का वेतन लेना है तो यहाँ पे इंटू 15 हमेशा किया जाएगा,
औसत दैनिक वेतन की गणना हमने कर ली है, अंतिम माह के आधार पर की जाती है भुगतान अधिनियम लागू होने पर। तो ये 293.27, तो कुल मिला के ये गुणनफल बन जाएगा 1,18,774 118,774। तीसरा पॉइंट है अधिकतम राशि जो है वो 20 लाख रुपए कर मुक्ति की। तो तीनों में जो सबसे कम है वो कर मुक्त ग्रेच्युटी की राशि है 1,18,774 रुपए। अक्सर पॉइंट नंबर 2 जो हमारा है, इस प्रकार से जो कैलकुलेशन करके जो हमारा अमाउंट आता है, अक्सर वही कर मुक्त ग्रेच्युटी बनती है। और अगर हमें प्रश्न में कर योग्य ग्रेच्युटी पूछा होता तो हम ये एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन और करते कि प्राप्त ग्रेच्युटी की राशि में से करमुक्त ग्रेच्युटी की राशि को घटा देते। प्राप्त है पॉइंट नंबर 1 में 2 लाख रुपया, और करमुक्त हमने ये लिखा रखा है तीनों में से जो कम 1,18,774 रुपया। तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी का अमाउंट हो जाता 81,226। अब देखते हैं कि अगर श्री मोहन के लिए ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू नहीं हो रहा होता तो कितनी राशि उसको ग्रेच्युटी की करमुक्त होती और कितनी कर योग्य होती। दो तालिकाएं आपके सामने इस स्लाइड पर प्रदर्शित है। पहले आप दूसरी वाली तालिका को देखिए। 1 मार्च 1993 से सेवानिवृत्ति की तारीख 30 नवंबर 2019 तक सेवा की अवधि उसकी संपूर्ण वर्षों के आधार पर बनती है 26 वर्ष 9 माह। तो यहाँ पर चाहे 6 माह से अधिक भी क्यों ना माह हो रहे हो, संपूर्ण का मतलब कंप्लीटेड ईयर्स, ऊपर की जितनी भी अवधि है वो समस्त अवधि छोड़ दी जाती है। तो यहाँ पर 26 वर्ष होगी। देख रहे हैं आप अंतर। जब भुगतान अधिनियम लागू होता है तो प्रत्येक के आधार पर गणना करते हैं तो यहाँ पे 27 था, अब हम संपूर्ण के आधार पर गणना कर रहे हैं तो यहाँ पर 26 है। तो पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर 26 लिया जाएगा। फिर दूसरा पॉइंट है औसत मासिक वेतन। फिर आप अंतर देख पा रहे होंगे कि लागू होने पर यहाँ पर दैनिक वेतन था और लागू नहीं होने पर यहाँ पर औसत मासिक वेतन है। फिर मासिक वेतन भी जो हमें औसत निकालना है तो वो कैसे निकाले, अंतिम 10 माह का लेना है, जबकि लागू होने पर यहाँ पर केवल अंतिम माह का था। तो अंतिम 10 माह का मूल वेतन लें जो इस व्यक्ति के लिए फरवरी 2019 से नवंबर 2019 तक का वेतन होगा, और महंगाई भत्ता केवल वो लें जो सेवा शर्तों में है। तो उसमें 10 का भाग दे दें तो 1 माह का वेतन आ जाएगा। 10 माह का वेतन हम ये 10 माह की गणना हम कर रहे हैं। तो फरवरी 2019 में हमने पिछली वाली स्लाइड शायद 5वें नंबर पर उस स्लाइड में हमने देखा था कि फरवरी 19 का वेतन है उसका 6,000 रुपया, तो 1 माह का वो, और फरवरी के बाद में मार्च से लेकर नवंबर तक का उसका वेतन आता है 6,100 रुपया प्रति माह। तो उसको 9 से गुणा करें तो 10 महीने का वेतन हो गया मूल वेतन। फिर सेवा शर्तों में जो आने वाला है महंगाई भत्ता, तो प्रश्न में दे रखा है कि उसको मूल वेतन का 25% महंगाई भत्ता मिलता है। तो पहले ये कैलकुलेट करें तो मूल वेतन तो वही हो गया 6,000 इंटू 1 और 6,100 इंटू 9, ये 10 माह का वेतन मूल वेतन हुआ। इसका 25% कर लेंगे मल्टीप्लाइड बाई 25%, आप देख रहे हैं। तो यहां तक अगर हम कैलकुलेशन करें तो ये कहलाएगा उसका महंगाई भत्ता। परंतु यहां पर जब भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है तो हमें केवल उतना ही महंगाई भत्ता लेना है जो कि सेवा शर्तों के अनुसार दिया जा रहा हो। तो इसका प्रश्नानुसार सेवा शर्तों के अनुसार इस भत्ते में से केवल 50% है, तो मल्टीप्लाइड बाई 50%, तो ये हो जाएगा उसका महंगाई भत्ता जो सेवा शर्तों के अनुसार है। इस प्रकार से हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो मूल वेतन बनता है 60,900 और सेवा शर्तों के अनुसार महंगाई भत्ता बनता है 7,612 रुपये 50 पैसे। इसमें 10 का भाग देंगे तो औसत मासिक वेतन है 6,851 रुपया 25 पैसा, 6,851 रुपीज एंड 25 पैसे। ऊपर वापस हम पहली तालिका में चले जाएं तो वर्किंग से अक्सर हमें पहले ही करनी पड़ती है तभी वो कैलकुलेशन हम कर पाएंगे, तो इसलिए हमने दूसरी तालिका को पहले वर्णित किया है। कैलकुलेशन करते समय भी पहले यही कर लें तो सुविधाजनक होगा कर मुक्त राशि निकालने में। प्राप्त राशि प्रश्नानुसार 2 लाख रुपए। सेवा के वर्ष यहाँ पे संपूर्ण लेने, नीचे हमने कैलकुलेट कर लिया है 26 वर्ष। औसत मासिक वेतन निकालना है, इसलिए 1/2 से मल्टीप्लाई करके औसत मासिक वेतन जो नीचे हमने लिखा हुआ है 6,851.25, इससे गुणा कर लें तो ये टोटल कैलकुलेशन पॉइंट नंबर 2 की बनती है 89,066। अधिकतम राशि 20 लाख रुपया। कर मुक्त ग्रेच्युटी तीनों में से जो कम है यानी 89,066 रुपीज।
अगर कर मुक्त ग्रेच्युटी ही पूछा है तो यहाँ पे प्रश्न समाप्त हो जाता है, पर हम चाहें तो कर योग्य ग्रेच्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? प्राप्त जो ग्रेच्युटी की राशि है उसमें से ये जो कर मुक्त राशि आई है ग्रेच्युटी की वो घटा दें। तो आप देख रहे हैं 2 लाख में से अगर 89,066 को घटा दें तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी कम्स टू 1,10,034 रुपीज़। इस प्रकार से कर योग्य राशि हम निकाल सकते हैं। अगर उसका सकल वेतन ज्ञात किया जा रहा होता तो ये जो कर योग्य ग्रेच्युटी है उसके आउटर कॉलम में लिखकर सकल वेतन में शामिल की जाती। तो इस प्रकार से आज हमने देखा है कि ग्रेच्युटी जो प्राय रिटायरमेंट या मृत्यु के उपरांत प्राप्त होती है के संदर्भ में क्या नियम है, और प्रैक्टिकली जब हमें प्रश्न मिलता है और राशियां मिलती हैं तो किन किन मदों को हमें शामिल करना है औसत मासिक वेतन या दैनिक वेतन की गणना के समय, और उसकी सेवा की अवधि को कैसे कैलकुलेट करना है ताकि सही प्रकार से हम कर मुक्त ग्रेच्युटी ज्ञात कर पाएँ। ये सब हमने आज सीखने का प्रयास किया, तो इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस करने से ही कैलकुलेशंस बहुत अच्छे से और समझ आएंगी। धन्यवाद।